हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय मैं हूं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सभी आने वाले वीडियोस आपके पास बहुत जल्दी से पहुंच सके। तो पहला हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें हमने एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ट्यूब ली हुई है। ट्यूब का नाम है XY। X पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज A1 है और वहां पर लिक्विड की स्पीड V1 है। Y पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज A2 है और वहां पर लिक्विड की स्पीड V2 है। नाउ जो लिक्विड X एंड से एंटर कर रहा है 1 सेकेंड में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब क्योंकि यहां पर स्पीड हमने v1 ली हुई है और टाइम हम कह रहे हैं 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, v1 के। मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिक्विड एंटरिंग एट x इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू v1। क्यों आया है, क्योंकि डिस्टेंस है स्पीड टू टाइम, स्पीड होता है v1, टाइम कह रहे हैं 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, v1 के मैग्नीट्यूड के इक्वल। नाउ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट x इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, तभी तो होगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो x एंड पर एरिया है A1 और 1 सेकेंड में x से जो डिस्टेंस कवर की है एंटर करने के बाद वो है V1। तो वॉल्यूम कितना आ चुका है, A1 इंटू V1। मीन्स वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट x इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू A1 इंटू V1। So mass of the liquid entering at x in 1 second means जो x एंड से लिक्विड एंटर कर रहा है 1 सेकेंड में कितना मास ट्यूब के अंदर आ जाएगा। अब मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम पिछले स्टेप में हम लोग निकाल चुके हैं, A1 इंटू V1। लिक्विड की डेंसिटी मानी है सपोज रो, तो मास हो जाएगा A1 इंटू V1 इंटू रो। मीन्स 1 सेकेंड में जो मास एंटर कर रहा होगा वो होगा A1 इंटू V1 इंटू रो। सिमिलरली 1 सेकेंड में जो मास बाहर आ रहा होगा वो कितना होगा, A1 की जगह आ जाएगा A2, V1 की जगह आ जाएगा V2 और रो एज इट इज, क्योंकि डेंसिटी तो वही रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि पानी एंटर कर रहा है और शरबत बाहर आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसका मतलब डेंसिटी विल रिमेन सेम। अब पर सेकंड ट्यूब में जितना मास एंटर करेगा बाहर भी तो उतना ही मास निकल जाएगा, क्योंकि अगर मास कम निकलेगा तो ट्यूब फैल जाएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर मास एंटर कर रहा है 1 लीटर और बाहर आ रहा है 4 लीटर, या मास एंटर कर रहा है 1 लीटर और बाहर आ रहा है पर सेकंड आधा लीटर, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 1 सेकंड में जितना मास ट्यूब से एंटर करता है उतना ही मास बाहर जाता है। तो हमने क्या किया, पर सेकंड एंटर करने वाला मास और पर सेकंड बाहर आने वाले मास को इक्वेट कर दिया है। बट द लिक्विड विच एंटर्स एट वन एंड मस्ट लीव एट द अदर, हेंस बोथ ऑफ द मासेस आर इक्वल। मींस एंटर करने वाला मास और बाहर निकलने वाला मास पर सेकंड इक्वल है। डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, तो बचता है A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। मींस A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब किसी भी प्लेस पर एरिया और वहां पर स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। मींस A1 V1 यहां पर एरिया और यहां पर स्पीड का रेशियो वही होगा जो यहां पर एरिया और यहां पर स्पीड का रेशियो है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि A इंटू V इज टू कांस्टेंट है, इट मींस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब ट्यूब में जहां एरिया कम होगा वहां पर स्पीड ज्यादा होगी। यही वजह है कि जब हम पाइप से गाड़ियों को धोते हैं तो आगे पाइप का आगे वाला मुंह कुछ बंद कर लेते हैं, तो वो हम बंद करके प्रेशर नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसका एरिया कम कर देते हैं। और जब एरिया कम हो जाता है तो निकलने वाले लिक्विड की स्पीड बढ़ जाती है। किस रिलेशन से, इस रिलेशन से, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डिफरेंट एनर्जीज ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड। किसी फ्लो होते हुए लिक्विड में 3 टाइप की एनर्जीज होती हैं। पहली है प्रेशर एनर्जी, सेकंड काइनेटिक एनर्जी एंड थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम आते हैं प्रेशर एनर्जी पर। अगर किसी लिक्विड के A सरफेस एरिया पर P प्रेशर लग रहा हो, जिसकी वजह से लिक्विड सपोज X डिस्प्लेस हो जाए, तो प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड ये होगा वर्क के इक्वल।
किसके इक्वल होगी प्रेशर एनर्जी, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वर्क के इक्वल। वर्क को तोड़ दिया हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को लिखा जा सकता है प्रेशर इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। प्रेशर हमने क्या बताया, P है, किस एरिया पर लग रहा है, A एरिया पर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x हुआ है। तो प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज PAX। नाउ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मींस यूनिट वॉल्यूम पर कितना प्रेशर एनर्जी लग रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम प्रेशर एनर्जी को, टोटल प्रेशर एनर्जी को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो प्रेशर एनर्जी PAX अभी लिख चुके थे, और वॉल्यूम को हमने तोड़ दिया है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि वॉल्यूम को एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। AX से AX कैंसिल हो गया, तो क्या बचा P। इट मींस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज P। किसके इक्वल होगी, प्रेशर के ही इक्वल होगी। सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई लिक्विड जिसका मास स्मॉल m है और उसका वॉल्यूम कैपिटल V है, वो v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा हो, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। लिक्विड का मास स्मॉल m है, वॉल्यूम कैपिटल V है, वो स्मॉल v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, हाफ mv²। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या किया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ये 1/2 एज इट इज लिखा रहने दिया, और ये m/ρ एक साथ ले लिया, v² एज इट इज। और ये सभी लोग जानते ही हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज हाफ ρv², हाफ ρv²। एंड थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी लिक्विड का स्मॉल m मास अर्थ सरफेस से h हाइट पर रखा हुआ है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। 9th क्लास से 8th क्लास से पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इफ अ लिक्विड ऑफ मास m इज एट अ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज mgh। लेकिन हमें पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। नाउ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। मींस इस mgh को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, mgh को v से डिवाइड कर दिया, ये m/v एक साथ लिख लिया, और gh एज इट इज लिखा रहने दिया, और मास अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं डेंसिटी। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ρgh। तो क्या याद रखना है हमको, हमें याद रखना है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ρv², नॉट mv², and potential energy per unit volume is ρgh. The next heading is Bernoulli's theorem. अगर कोई आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो फ्लो होते हुए लिक्विड के हर पॉइंट पर, मींस उसके पाथ में हर पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट रहता है। मींस इफ एन आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन ट्यूब इन स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्ट्रीमलाइन पाथ, देन एट एवरी पॉइंट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। और यही हमें प्रूफ भी करना है। तो एक्स वाई हमने एक ट्यूब ली हुई है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है। इसमें सपोज कोई आइडियल लिक्विड फ्लो हो रहा है जिसकी डेंसिटी रो मान सकते हैं। एक्स पर एरिया A1 है जहां लिक्विड की वेलोसिटी V1 है, वाई पर एरिया A2 है जहां लिक्विड की वेलोसिटी सपोज V2 है। ए की हाइट हमने ग्राउंड लेवल से मान ली है सपोज H1 और वाई की हाइट हमने ग्राउंड लेवल से मान ली है सपोज H2। इस एंड पर प्रेशर मान लिया है सपोज P1 और इस एंड पर प्रेशर मान लिया है सपोज P2। क्लियरली P1 इज ग्रेटर देन P2 क्योंकि हाइट भी ज्यादा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लिक्विड कॉलम की हाइट भी ज्यादा है, इसीलिए P1 ज्यादा है P2 से। बट V2 ज्यादा है V1 से, ये हम पिछले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिक्विड एंटरिंग एट x इन 1 सेकेंड।
जो लिक्विड एक्स एंड से एंटर कर रहा है 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, v1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है v1 और टाइम अगर 1 सेकंड ले तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, v1 के। ये हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। नाउ फोर्स ऑन अ लिक्विड एंटरिंग एट x मींस जो लिक्विड x से एंटर कर रहा है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, तो हमने फोर्स को कर दिया P1 इंटू A1। कहां पर, X पर। नाउ वर्क डन पर सेकंड ऑन द लिक्विड मींस एंटर कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा, तो वो लिक्विड पर कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये ला चुके थे P1 इंटू A1, डिस्प्लेसमेंट ये ला चुके थे V1। तो वर्क डन पर सेकंड ऑन द लिक्विड एंटरिंग एट x इज इक्वल टू P1 इंटू A1 इंटू V1, क्योंकि कैसे किया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क कर दिया है। सिमिलरली जो लिक्विड बाहर आ रहा होगा वो कितना वर्क कर रहा होगा, मींस वर्क डन बाय द लिक्विड लीविंग एट y से बाहर आ रहा होगा। P1 के प्लेस पर आ जाएगा P2, A1 के प्लेस पर आ जाएगा A2 और V1 के प्लेस पर आ जाएगा V2, क्योंकि यहां पर सभी क्या लिए हैं, P2, V2, A2 ऐसे लिए हुए। ओके, अब देखिए A1 V1 ऑन द लिक्विड वर्क में आ रहा है और A2 V2 बाय द लिक्विड वर्क में आ रहा है। लेकिन पिछला टॉपिक ये कहता है कि A1 V1 और A2 V2 इक्वल है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो P1 और P2 में से जो प्रेशर ज्यादा होगा वही वाला वर्क भी ज्यादा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि P1 ज्यादा है P2 से, इसका मतलब ये वाला वर्क, कौन सा वर्क, ऑन द लिक्विड वाला वर्क ज्यादा होगा किससे, बाय द लिक्विड वाले वर्क से। सो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, क्योंकि ऑन क्यों लिया, क्योंकि ऑन वाला ही ज्यादा है, तो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड इज इक्वल टू क्या करा नेट वर्क डन के लिए, P1 A1 V1 में से P2 A2 V2 माइनस कर दिया, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती थी, वो कहती थी कि A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। ए था एरिया, V1 को लिया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड, एरिया और डिस्टेंस मिलकर हो गया था वॉल्यूम। इसका मतलब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड है। अब वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम पर सेकंड को क्या लिख दिया, मास पर सेकंड अपॉन डेंसिटी। मास पर सेकंड लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, स्मॉल m कहा था, तो वॉल्यूम को लिख दिया है स्मॉल m अपॉन रो। इट मींस A1 V1 को भी m अपॉन रो लिख सकते हैं और A2 V2 को भी m अपॉन रो लिख सकते हैं। कहां, इससे ऊपर वाले स्टेप में, इसमें किसमें, नेट वर्क डन वाले में। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, जब हम इसको भी m अपॉन रो लिख देंगे, इसको भी m अपॉन रो लिख देंगे, तो m अपॉन रो कॉमन आ जाएगा और बचेगा P1 माइनस P2। सो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड इज इक्वल टू m अपॉन रो P1 माइनस P2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब जैसे जैसे इस ट्यूब में लिक्विड आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, हम देख सकते हैं कि ट्यूब का एरिया कम हो रहा है। अब क्योंकि ट्यूब का एरिया कम हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से उसकी स्पीड बढ़ेगी। मींस हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे लिक्विड आगे की तरफ बढ़ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो ये लिख दिया हमने, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। इंक्रीज इन, तो इंक्रीज कैसे पता चलेगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में से कम काइनेटिक एनर्जी तो माइनस करेंगे, तो यहां पर स्पीड ज्यादा है तो यहां काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या कर दिया, यहां पर काइनेटिक एनर्जी माइनस यहां पर काइनेटिक एनर्जी, मींस हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। मैंने यहां पर m कॉमन ले रखा है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये क्या आ चुका है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ चुका है। अब जैसे जैसे लिक्विड यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, हम देख सकते हैं कि हाइट कम होती जा रही है। अब जब हाइट कम होती जा रही है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड क्या होगी, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में से कम पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे, मींस mgh1 में से mgh2 माइनस कर देंगे, तो mg कॉमन ले लिया, h1 माइनस h2। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh1 माइनस mgh2। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ नेट इंक्रीज इन टोटल एनर्जी। तो क्या किया हमने, बढ़ती हुई एनर्जी में से घटती हुई एनर्जी को माइनस कर दिया है। तो नेट इंक्रीज इन एनर्जी को क्या किया हमने, इस बढ़ती हुई एनर्जी में से इस घटती हुई एनर्जी को माइनस कर दिया, मींस दिस माइनस दिस। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब स्टार्टिंग में ही हम चैप्टर नंबर 2-3 में पढ़ चुके थे वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी, मींस वर्क डन जो है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। अब वर्क डन की तो हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाल रखी थी,
और इंक्रीज इन एनर्जी की हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाल रखी है। इसका मतलब हम इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं। तो लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिख दिया m अपॉन रो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 से लिख दिया दिस वैल्यू। ओके, क्या हुआ फिर देखिए, इसमें से m कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा और ये जो रो है ये यहां भी पहुंच जाएगा और यहां भी पहुंच जाएगा। तो ब्रैकेट खोल देते हैं, यहां तो सिर्फ P1 माइनस P2 बचा और 1/2 रो के साथ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर आएगा और यहां पर माइनस रो जी H1 और प्लस रो जी H2 आएगा। वो स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया है नीचे। क्या किया फिर हमने, 1 वाले सभी टर्म एक तरफ ले ली और 2 वाले सभी टर्म दूसरी तरफ ले ली। जब 1 वाले सभी टर्म एक तरफ लाएंगे इस ब्रैकेट को खोलने के बाद तो आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 और 2 वाली क्योंकि इधर ही रह जाएंगी तो क्या रह जाएगा, ये 12 इधर पहुंचेगा तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यही बर्नौली थ्योरम है। क्यों थ्योरम है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं और P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बात तो वही है भाई, P1 V1 को P2 V2 लिखते हैं, इसका मतलब P1 PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो यहां पर 1 और 2 अगर इक्वल है तो हमने क्या लिख दिया, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यही हमारी बर्नौली थ्योरम थी। ओके, अगर इस इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दिया जाए, इस इक्वेशन को अगर रो जी से डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा P अपॉन रो जी प्लस अपॉन रो जी में रो से रो कट जाएगा, नीचे केवल जी बचेगा तो यहां क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस यहां रो जी पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, H इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट ही रहा। आप कोई सोच सकता है कि यहां हमने रो जी क्यों नहीं किया, भाई अपॉन में जो रो और जी आ रहा है वो भी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब पूरी टर्म रहेगी तो एक कांस्टेंट ही। तो अगर हमने इसको रो जी से डिवाइड कर दिया तब आता है P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस P अपॉन रो जी को बोलते हैं प्रेशर हेड, इस V स्क्वायर अपॉन 2G को बोलते हैं वेलोसिटी हेड और ये H कहलाता है ग्रेविटेशनल हेड। इसका मतलब बर्नौली थ्योरम हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन। अगर ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल हो उस केस में H1 और H2 इक्वल होंगे। हॉरिजॉन्टल इन द सेंस अगर ये ऐसी हो या बिल्कुल ग्राउंड पर रखी हुई हो तो क्या होगा, H1 और H2 इक्वल हो जाएंगे। जब H1 और H2 इक्वल हो जाएंगे उस केस में ये रो जी H1 और रो जी H2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इट मींस ये जो रिलेशन है सिर्फ कितना सा बचेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। या उस केस में हम इस रिलेशन को मींस बर्नौली थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसके लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल ट्यूब। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो बर्नौली प्रिंसिपल पर वर्क करती है और जिसकी हेल्प से हम किसी ट्यूब में से पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। इसका मतलब पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम बता सकते हैं। ये एक ट्यूब है, एक्स वाई इसको नाम दे दिया है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। एरिया इसका यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कि हम बाकी सभी टॉपिक्स में ले चुके हैं। एक्स एंड पर एरिया A1 है, लिक्विड का प्रेशर सपोज P1 है और वेलोसिटी V1 है। बीच में एक और पॉइंट ले लिया जहां एरिया कम है, उस पॉइंट को Z कह दिया, वहां पर एरिया सपोज A2 है, प्रेशर P2 मान लिया और वेलोसिटी V2 है। अब डायग्राम में देखने से ही पता लग रहा है कि A2 कम है A1 से, तो इस वजह से
V2 ज्यादा हो जाएगा V1 से। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, जहां एरिया कम होता है वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से ये वाली वेलोसिटी ज्यादा हो चुकी है, मैंने एरो बड़ा करके दिखा दिया है, और ये वाली वेलोसिटी कम है। लेकिन यहां पर क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पर जो ट्यूब लगी होगी उसमें लिक्विड ज्यादा हाइट तक चढ़ जाएगा, क्योंकि P = ρgh है, हाइट जो है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है। और यहां प्रेशर कम होने की वजह से यहां पर जो ट्यूब लगाई हुई है उसमें लिक्विड कुछ कम हाइट तक चढ़ेगा। इन दोनों लिक्विड कॉलम्स की हाइट को h मान लिया है। इस वाले लिक्विड कॉलम की हाइट को h माना हुआ है, इसको h1 माना है, इसको h2 माना है, और इनके डिफरेंस को h मान लिया है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। तो a1v1 = a2v2, a1v1 = a2v2, या अगर हम a2 को इधर ले जाएं तो हो जाएगा a1/a2 = v2/v1। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अगर ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इसकी डेंसिटी रो मान ली जाए और इस ट्यूब को हॉरिजॉन्टल मान लिया जाए, तो बर्नौली थ्योरम हो जाती है P1 + ½ ρv1² = P2 + ½ ρv2², क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्यूब में H वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। P2 को इधर ले जाएं, इस टर्म को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा P1 - P2 = 1/2 रो कॉमन v2² - v1²। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी वाली टर्म में से v1 बाहर ले लेंगे, मींस v1 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा P1 - P2 = 1/2 रो। यहां पर जो v1² दिख रहा है ये वाला, इसको हमने बाहर ले लिया है v1², तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा v2²/v1² - 1। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे कि v2/v1 जो a1/a2 के इक्वल है, तो v2²/v1² a1²/a2² के इक्वल हो जाएगा। इसी वजह से v2²/v1² को a1²/a2² रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में LHS में कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज रखा रहने दिया, यहां भी ये एज इट इज रखा रहने दिया, और इसको एलसीएम ले लिया, तो a1² - a2²/a2² हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 डालकर अभी यहीं छोड़ देते हैं। अब डायग्राम में आते हैं फिर से। जो P1 है उसकी वजह से तो H1 हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, तो P1 को लिख सकते हैं ρgh1, P1 को लिख सकते हैं ρgh1, और P2 प्रेशर की वजह से लिक्विड H2 हाइट तक चढ़ रहा है, तो P2 को लिख सकते हैं ρgh2। लेकिन हमें P1 और P2 अलग अलग थोड़ी चाहिए, हमें तो P1 - P2 चाहिए, तो P1 - P2 करेंगे तो ρgh1 - ρgh2 में से ρg कॉमन H1 - H2। अब डायग्राम में देखकर ये कोई भी बता सकता है कि H1 और H2 का डिफरेंस H लिखा गया है, तो यहां H1 - H2 को H लिख दिया। इट मींस P1 - P2 = ρgh, इक्वेशन नंबर 3 दे दी है। अब इक्वेशन 2 और 3 इन दोनों की LHS आपस में इक्वल है। अब जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी, तो इसीलिए इक्वेशन 2 और 3 की RHS को इक्वेट कर दिया। P1 - P2 की जगह ये रख दिया और ये वाली टर्म एज इट इज लिखी रहने दी। नेक्स्ट स्टेप में ये रो से ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा, और a2² इधर a1² इसका मतलब v1² आ जाएगा 2gh a2² रो से रो कैंसिल कर दिया और v1² निकाल लिया। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, तो स्क्वायर हटाया तो देखिए √2gh ये आ गया, और जो a2 का स्क्वायर था जब उस पर रूट जाएगा तो सिर्फ a2 बचेगा, ये आ गया, और अपॉन ये रूट में है, मींस इधर से स्क्वायर हटाया, इधर पूरे पर रूट लगा दिया है, जो कि ये आ चुका। ये क्या आया है, ये v1 आया है। v1 का मतलब यहां पर स्पीड भी है और यहां पर सेकंड ट्रेवल की हुई डिस्टेंस भी है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वाटर या लिक्विड जो भी ट्यूब में फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, जिसको हम Q मान लेते हैं इन द ट्यूब, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड। यहां पर एरिया माना हुआ है A1 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड किसके इक्वल होगा, V1। इट मींस जो V1 हमारा ये आया है, इसमें अगर मैं A1 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड मिल जाएगा, मींस रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो जिसे मैंने Q कहा है वो कैसे मिलेगा, A1 को V1 से मल्टीप्लाई करने से। V1 ये रखा है, इसमें सिर्फ A1 से और मल्टीप्लाई किया, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, Q = A1A2 √2gh अपॉन बाकी सब एज इट इज। यहां पर सिर्फ A1 आ गया है,
तो ये जो Q है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस ट्यूब में से पर सेकेंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम। ओके, अब जो ट्यूब हमारे पास है उसके एरियाज तो हमें पता ही होंगे, A1 A2 तो हमें पता ही होंगे, ठीक है। अगर हम इस H को मेजर कर लें, जो कि इजीली कर सकते हैं, अगर हम इस H को मेजर कर लें तो हम इस Q को बता सकते हैं, मींस पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड को बता सकते हैं। भाई जो ट्यूब हम यूज कर रहे हैं उसके एरिया हमको मालूम है, जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं उसका डेंसिटी हमको मालूम है, G की वैल्यू बच्चे बच्चे को मालूम है ना। और अगर स्केल से मैं ये डिफरेंस मींस H निकाल लूं तो इजीली वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकेंड। अगर इस चैप्टर का कंटेंट आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर या आगे के टॉपिक्स आएँ फौरन उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।